प्यारे अभ्यर्थियों, मैं असीम श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइटिंग माइंड्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे अभ्यर्थियों, हाल फिलहाल आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा कि बिहार के 2 वेटलैंड्स को रामसर सूची में शामिल किया गया है। रिसेंटली एक बक्सर ज़िले का गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण ज़िले में उदयपुर झील को। इस तरह से अब बिहार के 5 वेटलैंड्स अंतर्राष्ट्रीय महत्व के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो चुके हैं। तो बिहार के या किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स में प्रीलिम्स में तो ये सवाल आ सकते हैं, लेकिन बिहार का जो ये पैटर्न मेंस एग्ज़ाम का चेंज हुआ है कि बीपीएससी के मेंस में 7-8 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो ये संभव है कि आगामी जो 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा है उसमें 7 या 8 नंबर में नम भूमियों के महत्व पर या आर्द्र भूमियों के महत्व पर रामसर कन्वेंशन से जुड़ा हुआ एक सवाल आ जाए। इसीलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सारगर्भित बढ़िया वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आऊं, और इसी क्रम में मैं उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वेटलैंड्स और रामसर कन्वेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को। इस टॉपिक को करने से पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि आखिर वेटलैंड्स या नम भूमि, जिसको हम लोग आर्द्र भूमि भी बोलते हैं, उसका महत्व क्या है। एक बार हम महत्व जान लेते हैं ना, तब फिर रामसर कन्वेंशन को और इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ हम उसको पढ़ेंगे, रटेंगे नहीं, समझेंगे। तो देखिए, जहाँ कहीं भी ये आर्द्र भूमि या नम भूमि, जो जलमग्न निम्न भूमि होती है ना, पानी से भरा हुआ जो लो लैंड होता है, उसको हम लोग कहते तो झील हैं, तालाब हैं। उत्तर बिहार के मैदान को चौर या मन भी बोलते हैं, दक्षिण बिहार के मैदान को टाल बोलते हैं। लेकिन जब ये काफ़ी बड़ा हो, आसपास की जलवायु को प्रभावित करता हो, जैव विविधता का केंद्र हो, तो फिर ये एक महत्वपूर्ण वेटलैंड्स, महत्वपूर्ण नम भूमि बन जाता है। तो अगर हम महत्व की बात करें तो इसको 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं कि वेटलैंड्स का महत्व क्या है। जैसे कि पहला महत्व है पर्यावरणीय। पहला पर्यावरणीय महत्व ये है कि जो भी नम भूमि होते हैं ना, वो जैव विविधता के केंद्र होते हैं। उसमें नाना प्रकार की मछलियाँ, अनेक औषधीय मूल्य के वनस्पतियाँ उसमें होती हैं। इनके वो मतलब उस परंपरा, मतलब हमेशा के लिए उसकी शरण स्थली हैं बहुमूल्य वनस्पति प्रजातियों के, मछलियों के और अन्य जलीय जीवों के। दूसरा पर्यावरणीय महत्व ये है कि आप सब जानते हैं कि प्रवासी पक्षियों का ये ठिकाना होती हैं, आश्रय होती हैं। जाड़े के दिनों में जब साइबेरिया और मध्य एशिया के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जब बर्फबारी होने लगती हैं, तो ये हिमालय को लांघकर और फिर दूसरे भी देशों में उन स्थानों पर जाती हैं जहाँ पर बर्फबारी की स्थिति नहीं होती है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड में ये माइग्रेटरी बर्ड्स, जो बड़ा बहुमूल्य होती हैं, किसी भी अगर धरोहर की बात करें तो जैविक मूल्य की बात करें तो उनके लिए ये शरण स्थली का काम करते हैं। इसके अलावा ये जो वेटलैंड्स होते हैं, ये प्राकृतिक रूप से जल शोधक होते हैं। ये वाटर को प्योरीफाई करते हैं। सारे उसके जो प्रदूषक होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर का पानी जो है वो प्योरीफाई होता रहता है। और इसके अलावा ये जो वेटलैंड्स होते हैं ना, ये बाढ़ की तीव्रता को कम करते हैं, क्योंकि ये जो वेटलैंड्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं और अतिरिक्त वर्षा के जल को संचित करते हैं, और इस तरह से बाढ़ के तीव्रता को ये मिटिगेट करते हैं, कम करते हैं। तो ये तो महत्व हुआ पर्यावरणीय दृष्टि से नम भूमियों का, वेटलैंड्स का। अब बात करते हैं कि जलवायविक दृष्टि से वेटलैंड्स का क्या महत्व है। तो ये जो वेटलैंड्स होते हैं ना, ये जहाँ भी दलदली भूमि होती है, मैं पढ़ाता भी हूँ अपने बैचेस में कि जहाँ दलदली भूमि होती है वो पिटलैंड होता है। पिटलैंड का मतलब कि वो कार्बन सिंक करता है, वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, उसको अवशोषित करके भंडारित करके रखता है। इस तरह से अपने आसपास के वातावरण को, जलवायु को ये बढ़िया बना कर रखता है, अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर रखता है। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र के तापमान को भी वो संतुलित करता है। तो ये तो वेटलैंड्स का पर्यावरणीय महत्व हो गया। इसके बाद आर्थिक महत्व। तो वेटलैंड्स में, जैसा कि मैंने कहा कि अनेक प्रकार की मछलियां हैं, तो बड़े पैमाने पर मछलियों को भी पकड़ के बेचा जाता है, आर्थिक मूल्य है उसका। फिर आप जानते हैं भारत में जितने भी क्षेत्रफल में वेटलैंड्स हैं, उनके 70% से अधिक क्षेत्रफल पे धान की खेती होती है।
ये भी इनका आर्थिक महत्व है। इसके अलावा ये जो वेटलैंड्स होते हैं, इसमें कई प्रकार के औषधीय मूल्य की वनस्पतियां होती हैं। कमल का फूल भी, कमल ककड़ी सब्जियों में बनाया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के साइड में खूब अब इधर भी लोकप्रिय हो रहा है। तो इनकी बिक्री से भी आर्थिक गतिविधि जो है वो सक्रिय होती है। और इसके अलावा ये जो वेटलैंड्स होते हैं, ये पक्षी विहार के रूप में, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं और स्थानीय प्रजाति की पक्षियां भी यहाँ रहती हैं, इसीलिए इनको राज्य सरकार जो है वो पक्षी विहार, बर्ड सेंचुरी के रूप में डेवलप करती हैं। तो इससे पर्यटन का विकास होता है, पर्यटन का विकास होता है तो रोजगार का विकास होता है। इसलिए वेटलैंड्स का आर्थिक महत्व भी है। इसके बाद बात करें कि सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, तो जैसे अब भारत में पुष्कर झील या मानसरोवर झील, इवन बिहार के दरभंगा में कुशेश्वर स्थान झील, इन सब झीलों का धार्मिक महत्व भी है। यहाँ प्रसिद्ध मंदिर भी हैं और हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं से ये जुड़े भी हुए हैं, तो आस्था का भी विषय होता है। और हमारे कई त्योहार, मेले, कई कहानियों से ये जुड़े होते हैं, तो हमारी संस्कृति के साथ ये रचे बसे हुए हैं वेटलैंड्स। इस तरह से पहले मैंने आपको महत्व समझाने का प्रयास किया कि ये जो वेटलैंड्स होते हैं, इनका क्या पर्यावरणीय महत्व है, क्या जलवायविक महत्व है, क्या आर्थिक महत्व है, क्या इसके सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक महत्व है। अब बात करते हैं रामसर अभिसमय पर। रामसर कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नम भूमियों के संरक्षण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो फिर सवाल ये उठता है कि रामसर में ही नम भूमियों के संरक्षण की दिशा में कार्य की शुरुआत क्यों हुई? किसी और शहर से हो सकता था, किसी और देश से हो सकता था, रामसर को क्यों चुना गया? तो ईरान का एक शहर है रामसर, और कैस्पियन सागर के तट पर बसा हुआ है। और रामसर अनेकों दलदली भूमि, वेटलैंड्स से घिरा हुआ है। और ये माइग्रेटरी बर्ड्स, जो प्रवासी पक्षियां हैं, इनके रूट्स पे पड़ता है। और 1960 के दशक के बाद देखा गया कि न केवल रामसर शहर की आर्द्र भूमियां संकुचित होना शुरू हो गई, बल्कि दुनिया भर के वेटलैंड्स, ये नगरीकरण, औद्योगिकरण, प्रदूषण, कृषि भूमि विस्तार के कारण इनका दायरा सिकुड़ता चला गया। अब फिर अगर इसी रेट से इसके लिए कोई काम नहीं होता, तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स जाती हैं, प्रवास करती हैं कुछ समय के लिए, इनका स्थानीय छिन जाता और इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। और ईरान का शहर जो रामसर है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया प्रतिनिधि है वेटलैंड्स की दृष्टि से। और ईरान के पर्यावरण मंत्री भी काफ़ी जागरूक इंसान थे, जिन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेटलैंड्स को बचाने की दिशा में वो काफ़ी जागरूक थे। इसीलिए 2 फरवरी 1971 में ईरान के सरकारी प्रयास से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया ईरान के शहर रामसर में। और फिर इसमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जितने भी वेटलैंड्स हैं, उनको बचाने के लिए कौन कौन से काम किए जाएंगे, कैसा प्रयास होगा, ये सारा फ्रेमवर्क बनाया गया। और जब ये फ्रेमवर्क बन गया तो ये 1975 में लागू हो गया। और फिर भारत सरकार ने इसको 1 फरवरी 1982 को भारत सरकार ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिया। तो ये जो रामसर अभिसमय है, रामसर कन्वेंशन है, विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा हस्ताक्षरित है। ये इंटर गवर्नमेंटल कन्वेंशन है। अब ये जब प्रभावी हो गया तो फिर इसमें परिभाषित किया गया कि आखिर वेटलैंड्स कहा किसको जाता है। तो इसके परिभाषा के अनुसार बताया गया कि वेटलैंड्स के अंदर मैंग्रोव का क्षेत्र हो, या प्रवाल भित्ति वाला क्षेत्र हो, या ज्वार नदमुख हो, या क्रीक हो, या खाड़ी हो, या तालाब हो, या झील हो। और झील या तालाब प्राकृतिक भी हो सकते हैं या मानव निर्मित कृत्रिम भी हो सकते हैं। इन सभी स्थानों को नम भूमि माना गया। और अगर यहाँ बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में विविध प्रकार के जलीय जीव, विविध प्रकार की वनस्पतियाँ, जलीय वनस्पतियाँ हैं, तो इनको महत्वपूर्ण संसाधन माना गया। इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर का वेटलैंड्स माना जाता है। तो रामसर कन्वेंशन में यही प्रयास किया गया कि ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेटलैंड्स हैं,
इनका इस प्रकार संरक्षण किया जाए कि मानव की तमाम ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और ये बची भी रहे, इनका क्षेत्रफल न घटे, उत्तरोत्तर बढ़ाने का इनका प्रयास किया जाए। यानी बुद्धिमान प्रयोग किया जाए इनके संसाधनों का, एक तरफा दोहन न हो, इनको बचाया भी जाए और इनसे हम लाभान्वित भी हों। ये प्रयास था रामसर कन्वेंशन के तहत। और फिर जो है दुनिया भर के देश इसमें शामिल होते चले गए। अब फिर भारत ने जब 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर किया तो फिर भारत का सबसे पहला वेटलैंड जो रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ वो ओडिशा का चिल्का झील था। और सबसे पहला वेटलैंड्स जो भारत की तरफ से रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ, भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से जो रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ वो और ये सुंदरबन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में, और बांग्लादेश में भी है वो फैला हुआ। और भारत का जो सबसे लंबा वेटलैंड्स जो रामसर सूची में शामिल हुआ वो केरल का वेम्बनाड झील है। और इस समय भारत में कुल जो वेटलैंड्स हैं वो 1308 वेटलैंड्स हैं, और उन 1308 वेटलैंड्स में से 93, ये करंट अफेयर्स को अगर जोड़ दें तो 93 जो नम भूमि है वो रामसर सूची में शामिल की जा चुकी हैं। और इसमें से 111 राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां हैं। अब अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में 5 वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर सूची में शामिल किया गया है। पहला कौन? बेगूसराय जिले में स्थित कांवर झील, जो भारत का 39वां और राज्य का पहला वेटलैंड्स था। 21 जुलाई 2020 को इसको रामसर सूची में शामिल किया गया। इसके बाद फिर जमुई जिले में नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य और नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों मानव निर्मित झीलें हैं, बांध हैं, कृत्रिम हैं, लेकिन इनके जैव विविधता को देखते हुए इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का घोषित किया गया। और रिसेंटली कल 2 और बिहार के नम भूमियों को इसमें शामिल किया गया। बक्सर जिले में गोकुल जलाशय जो 438 या 448 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और फिर पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील को भी शामिल किया गया है। तो पश्चिम चंपारण में जो उदयपुर झील है, एक छोटी नदी है गंडकी नदी द्वारा निर्मित वो एक गोखुर झील है। और पश्चिम चंपारण में, जैसा कि मैंने कहा कि उत्तर बिहार के मैदान में जलमग्न निम्न भूमि को चौर या मन भी बोलते हैं, तो पश्चिम चंपारण जिले में उदयपुर जो झील है उसको सरैया मन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो बात हो गई बिहार के। भारत में सबसे ज़्यादा वेटलैंड जो रामसर सूची में शामिल है वो फिलहाल तमिलनाडु है। 20 वेटलैंड्स उसके रामसर सूची में शामिल है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। तो इस तरह से जिस तरीके से वर्तमान में प्रदूषण, नगरीकरण, औद्योगिकरण, वनोन्मूलन के कारण वेटलैंड्स सिकुड़ते चले जा रहे हैं, प्रदूषित होते चले जा रहे हैं, इस तरह से अगर हम देखें तो रामसर कन्वेंशन एक बड़ा ही सराहनीय प्रयास है। क्योंकि जब भी कोई स्थल रामसर सूची में शामिल होता है तो आसपास के लोग, उस क्षेत्र के लोग, देश के लोग जान जाते हैं, उसको बचाने के लिए तत्पर होते हैं, और इस तरह से उसका संरक्षण भी होता है और उसका हम लोग अपना इष्टतम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसका हम इस्तेमाल भी करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने वेटलैंड्स के महत्व को समझाया, क्यों रामसर शहर को ही चुना गया ये भी बताने का प्रयास किया, आखिर वेटलैंड्स में शामिल किन किन जलीय भूमियों को किया जाता है वो समझाने का प्रयास किया, और उसके बाद भारत और बिहार के वेटलैंड्स के बारे में बताया जो रामसर सूची में शामिल हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हो सकता है कि 7 या 8 नंबर के प्रश्न में वेटलैंड्स का महत्व बताइए, इस पे सवाल आ सकता है, जिसको मैंने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और जलवायु दृष्टि से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जल्द ही उपस्थित होऊंगा एक अन्य रोचक और उपयोगी वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए इग्नाइटिंग माइंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।